सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम 10 मिनट में क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 9 को फिनिश करेंगे, जो कि है इंटरनल ट्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब आप एक कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड करते हो, सामान को इधर से उधर ले जाते हो, लेकिन एक कंट्री के अंदर, यानी कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आर नेशन, एक कंट्री के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। ठीक है। होलसेल ट्रेड क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स को बनाता है, फिर वो होलसेलर को देता है, उसके बाद वो रिटेलर को देता है, और फिर रिटेलर से कस्टमर ले जाता है। अब ये होलसेलर और रिटेलर क्या होते हैं? होलसेलर बल्क में खरीदता है। क्या? बल्क में खरीदता है, यानी कि बहुत सारे गुड्स एक साथ खरीदता है। लेकिन जो रिटेलर है वो एक गुड, दो गुड, इस तरीके से भी गुड्स किसको दे सकता है? कस्टमर को। लेकिन जो होलसेलर है वो रिटेलर को कैसे देता है? बल्क में वो देता है किसको? रिटेलर को। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है। तो होलसेलर क्या करता है? बल्क में खरीदता है और बल्क में आके बेचता है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है और लार्ज क्वांटिटी में बेचता है। ठीक है। इसके बाद सर्विस टू मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर को ये क्या क्या सर्विस देता है? यानी कि ये जो होलसेलर है ये मैन्युफैक्चर का क्या क्या काम ईजी कर देता है, क्या क्या उसकी हेल्प कर देता है। सबसे पहले लार्ज स्केल, यानी कि मैन्युफैक्चर क्या कर सकता है? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये कभी कभी इसको क्या दे देता है? पैसा दे देता है, एडवांस में पैसा दे देता है, तो मैन्युफैक्चर को हेल्प हो जाती है। इसके बाद रिस्क भी ये कभी कभी बियर कर लेता है, एक्सपर्ट एडवाइस भी ये दे सकता है, स्टोरेज की फैसिलिटी भी ये दे देता है, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, यानी कि प्रोडक्शन कभी भी रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर कर करके तुरंत की तुरंत इसके पास पहुंचाता रहता है। इसके बाद मार्केटिंग फंक्शन, कभी कभी क्या करता है ये होलसेलर? क्या करता है? अपनी तरफ से कुछ एडवर्टाइजमेंट कर देता है, कुछ क्या कर देता है? मार्केटिंग कर देता है। तो उसमें भी किसकी हेल्प हो जाती है? मैन्युफैक्चर की हेल्प हो जाती है। ठीक है। सर्विस टू रिटेलर, रिटेलर को ये क्या क्या सर्विस देता है? रिटेलर यानी कि ये इस वाले रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज देता है वो हम देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, सबसे पहले ये गुड्स देता है उसको, सबसे बड़ी सर्विस तो यही हो गई। इसके बाद रिस्क शेयरिंग, इसके साथ रिस्क शेयर करता है। क्रेडिट फैसिलिटी देता है, यानी कि आज मैं आपको गुड दे रहा हूँ, आप मेरे को पेमेंट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आराम से दे देना। इसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट, ये मार्केटिंग सपोर्ट देता है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर देता है, और नॉलेज भी उसको देता है कि ये गुड्स कैसा है, इसकी सर्विसेज कैसे देनी चाहिए और क्या सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है? एक टैक्स जो कि गुड्स और सर्विस के ऊपर लगेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है। सबसे पहले हमने, हमारे पास जो था वो स्टेट के अंदर टैक्स था और सेंटर के अंदर टैक्स था। स्टेट के अंदर इतने सारे टाइप के अलग अलग टैक्स थे, और जो सेंटर के अंदर इतने इतने सारे टाइप के अलग अलग टैक्स थे। गवर्नमेंट ने बोला यार ये कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इस पे ये लगाओ, उस पे वो लगाओ, वैट लगाओ, कैट लगाओ, ये इंसान करो, वो इंसान करो। लोग पागल हो जाते थे, इतना इतना पैसा खर्च हो जाता था लोगों का। तो लोग, गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो भाई इसको क्या कर देते हैं, एक टैक्स ले आते हैं। क्या? गुड्स एंड सर्विस। तो इतने सारे टैक्स यहाँ पे जो थे, इतने सारे टैक्स यहाँ पे जो थे, सारे के सारे हट गए, और क्या बचा? जीएसटी। तो जीएसटी गवर्नमेंट इस तरीके से लेके आई। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? गवर्नमेंट क्यों लेके आई? एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट। अब देखो, कभी कभी क्या होता था ना, लोग गलती कर देते थे, जैसे कि ये एक गुड है, इसके ऊपर 6% का टैक्स लगा दिया, दोबारा 6% का लगा दिया, फिर 8% का लगा दिया। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन इतना था, ये टैक्स लगाओ, वो लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ। लेकिन अब क्या होता है? अब एक चीज के ऊपर सिर्फ एक बार टैक्स लगता है। अब जो लोग हैं वो गलती नहीं करते। क्यों? क्योंकि जीएसटी बहुत ज्यादा सिंपल है उस हिसाब से। ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मैंने इतना पैसा कमाया, मेरी इनकम के ऊपर वो टैक्स लगता है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं तो उसके ऊपर टैक्स देता हूं। ठीक है। इसके बाद ग्रोथ ऑफ रिवेन्यू, यानी कि अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के पास है, पहले जो लोग टैक्स जमा नहीं करते थे, अब वो लोग भी टैक्स जमा करते हैं। रिडक्शन कॉस्ट, अब क्या हो जाता है, लोगों की कॉस्ट कम हो जाती है। अननेसेसरी वेस्टेज, यानी कि लोगों को दिमाग खत्म करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी बहुत ज्यादा सिंपल है, लोग आराम से कर लेते हैं, इसके अंदर टैक्स दे देते हैं। इसके बाद एलिमिनेशन मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी यानी कि एक चीज के ऊपर दोबारा दोबारा टैक्स इसके अंदर नहीं लगता। सिंगल टैक्स, ये वाला पॉइंट हमने ऊपर भी पढ़ा था, कौन सा? कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट भी यही है कि एक चीज के ऊपर दोबारा दोबारा टैक्स नहीं लगता, और ये भी वही है। अब सिंगल टैक्स, यानी कि हर चीज के लिए सिर्फ एक टैक्स है। क्या? जीएसटी। एक दो चीज पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता, जैसे कि लीकर पे नहीं होता, यानी कि अल्कोहल वगैरह जो होता है। उसके बाद जो पेट्रोल होता है उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। एक दो कुछ चीजों पे नहीं होता, लेकिन उसके अलावा पूरी चीज पे, जितनी भी इंडिया के अंदर गुड्स और सर्विस है, उन सबके ऊपर जीएसटी लगता है। इसके बाद रिडक्शन बर्डन, यानी कि लोगों के ऊपर से ये बर्डन हटाते, रिडक्शन
करप्शन, यानी कि जो करप्शन होता है उसको भी क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी होता है 3 टाइप का। सबसे पहले सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और आईजीएसटी, आईजीएसटी यानी कि सब केवल और केवल यूनियन टेरिटरी में ये लगता है। यूनियन टेरिटरी में कोई स्टेट का वो तो होता नहीं है, मिनिस्टर तो होता नहीं है, तो वो कौन लेगा, स्टेट नहीं लेती, वो सारा का सारा कौन ले जाता है, वो सारा का सारा ले जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। इसके फीचर क्या होते हैं, सबसे पहले 2 कंपोनेंट जीएसटी के अंदर, 2 चीज होती है, एक तो होती है सेंटर के लिए, एक होती है स्टेट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विस। देखो कुछ गुड्स और सर्विस ऐसी होती है उनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता, तो क्या उनके ऊपर जीएसटी लगता है, ये कैसी बात है, मतलब कि टैक्स ही तो जीएसटी, अगर टैक्स नहीं लगता तो जीएसटी भी नहीं लगता। इसीलिए जीएसटी हर चीज पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे अप्लाई नहीं होता जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। इसके बाद सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, यानी कि सेंट्रल में जीएसटी लगता है और स्टेट में लगता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है। इसके बाद सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी आईटीसी ले सकते हैं। आईटीसी का मतलब कैसे होता है, सपोज ये कंपनी है, इसने यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल पे 6% टैक्स दिया। इसके बाद इसने ये वाला फिनिश्ड गुड्स बना के दिया, यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदा, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स इसने बना के आगे भेजा। इसके बाद फिनिश्ड गुड्स पे कितना टैक्स दिया इसने, 11% का टैक्स दिया। अब ये कितना टैक्स देगा, ये 11% देगा या फिर 6% देगा, ये क्या करेगा, 11% में से माइनस करेगा 6%। क्यों, क्योंकि ये 6% इसने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो टैक्स आपने ऑलरेडी दे दिया है उसके ऊपर आप दोबारा दोबारा थोड़ी ना टैक्स देते चले जाओगे, तो ये क्या होता है, आईटीसी होता है। अब कितना आईटीसी आपको मिलेगा, जितना आप सीजीएसटी आप भरोगे उतना सीजीएसटी के अगेंस्ट ले लेना। जैसे कि आपको सीजीएसटी सपोज भरना है 2 लाख रुपए, आप ऑलरेडी भर चुके हो 50,000 रुपए, तो आप कितना लोगे, केवल और केवल 1.5 लाख आपको भरना पड़ेगा। इसी तरीके से एसजीएसटी के अगेंस्ट एसजीएसटी ले लेना, एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता। जैसे कि एसजीएसटी के अगेंस्ट सीजीएसटी नहीं ले सकते, सी से सी, एस से एस। क्रॉस यूटिलाइजेशन जो है वो नोट परमिट है। क्रॉस यूटिलाइजेशन यानी कि सी से एस आप नहीं कर सकते इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर। पीरियोडिकल रिटर्न हर महीने 3 महीने में एक बार, इस तरीके से आपको रिटर्न भरनी पड़ती है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव चीज जो थी और वाइड कवरेज जो थी, ये हर चीज के ऊपर लगता है, और कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहले कितने सारे टैक्सेस थे, अभी मैंने आपको बताया कितने सारे पहले टैक्सेस थे, अब कितने बचे, केवल और केवल जीएसटी बच गया। इसके बाद यूनिफॉर्मिटी, अब हर जगह क्या लगेगा, जीएसटी। पहले इस स्टेट में ये लग रहा है, उसी स्टेट में ये लग रहा है, अब क्या लग रहा है, हर स्टेट में जीएसटी लगेगा। बेटर कंप्लायंस, लोग अच्छी तरीके से कंप्लाई कर पाएंगे। रिड्यूस टैक्स बर्डन, जो लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन था वो रिड्यूस हो जाएगा। और जो लास्ट में टैक्स बर्डन किसके ऊपर चला जाएगा, कस्टमर के ऊपर। देखो ये मत मानना, सपोज ये कस्टमर है और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फैक्ट्री ने काम बनाया, होलसेलर को दिया, फिर रिटेलर को दिया, इस तरीके से ये करते करते कस्टमर के ऊपर आया। लेकिन एट द एंड टैक्स पे कौन करता है, कस्टमर पे करता है, यानी कि टैक्स का सारा बर्डन किसके ऊपर जाता है, कस्टमर के ऊपर। कस्टमर इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, और ये लास्ट में किसको देता है, गवर्नमेंट को दे देता है। तो इस तरीके से टैक्स का लास्ट का बर्डन किसके ऊपर चला जाता है, कस्टमर के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जीएसटी भी फिनिश हो गया। जीएसटी जो एप्लीकेबल होती है वो क्या होती है, प्रिस्क्राइब लिमिट, यानी कि आप एक लिमिट के अंदर आना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, इस तरीके की इसकी लिमिट होती है। इसके बाद सम गुड्स एग्जेम्प्टेड, कुछ गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि अल्कोहल और पेट्रोल वगैरह हो गया, ये सारा मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया। टाइप ऑफ रिटेलर, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड कितनी टाइप की होती है, रिटेल मैंने आपको सबसे पहले बताया। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मैन्युफैक्चर, वो किसको देता है, होलसेलर को देता है। होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को देता है। और रिटेलर किसको देता है, रिटेलर एंड में कंज्यूमर को देता है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिटेलर के बारे में पढ़ रहे हैं। रिटेलर सेल करता है स्मॉल लॉट में, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी होती है छोटी होती है। जो आपके घर के आसपास छोटी मोटी दुकान होती है जहां से आप चिप्स के पैकेट वगैरह खरीद के लाते हो, वो सारे क्या होते हैं, रिटेलर होते हैं। उन सबको हम रिटेलर बोलते हैं, ठीक है। सर्विस टू मैन्युफैक्चर, ये इस मैन्युफैक्चर को क्या क्या सर्विसेज देता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इसके लिए क्या कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रमोटिंग, ये एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है। पर्सनल सेलिंग, हर कंज्यूमर को ये क्या कर रहा है, पर्सनल सेल कर रहा है कि आपको चिप्स चाहिए, ये लो, अपने हाथ से उठा के चिप्स दे दी, तो पर्सनल सेलिंग वहाँ पे आ रही है। लार्ज स्केल, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी क्या कर देता है, बेच देता है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर से लेता है कि आपको कौन सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा चिप्स का ये वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है, अच्छा ये वाला ज़्यादा अच्छा है, तो ये मैन्युफैक्चर को बता देता है, मैन्युफैक्चर अगली बार से वही वाला ज्यादा बनाता है। फिर सर्विस टू कंज्यूमर, यानी कि ये कंज्यूमर को क्या क्या सर्विस देता है, कंज्यूमर को, यानी कि कन्वीनियंस। कब, सबसे पहले कंज्यूमर ऐसा तो नहीं है कि मैन्युफैक्चर के पास जाएगा लेने सारा सामान, तो वो क्या होता है, कंज्यूमर को कन्वीनियंस हो जाता है। वाइड सिलेक्शन, ज्यादा कंज्यूमर को सेलेक्ट आप कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर सेल सर्विस भी आपको मिल जाती है। रेगुलर अवेलेबिलिटी, जो गुड्स है आपको आराम से अवेलेबल होते रहते हैं। आज ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो कल तक आया ही नहीं, 1 साल तक आया ही नहीं, रोज रोज आपको मिल जाते हैं। इसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी, आप उधार पे भी माल क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो एज अ कंज्यूमर, ठीक है।
टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती, इटिनेरेंट रिटेलर जो भी ये होता है, इटिनेरेंट रिटेलर होता क्या है, ये जो आपके छोटे मोटे रिटेलर होते हैं, ये क्या होता है, पैडलर या होकर, ये सब क्या होते हैं, जो आपके ठेले वाले हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई, मार्केट ट्रेडर, स्ट्रीट ट्रेडर, ये जो ठेले वाले हो गए, आपने देखा होगा कि मार्केट लगती है रोड पे, जो साइड साइड में बैठे होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ये छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं। दूसरे होती है फिक्स्ड शॉप ट्रेड, फिक्स्ड शॉप रिटेलर, फिक्स्ड शॉप रिटेलर क्या होती है, जिनकी फिक्स्ड शॉप होती है। इसके अंदर भी दो आते हैं, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल के अंदर कौन से आते हैं, जनरल स्टोर, जो छोटी मोटी दुकान होती है, स्पेसिफिक स्टोर की, एक स्टोर पे एक ही टाइप का सामान मिलेगा, जैसे कि टेलर की दुकान होती है, वहाँ पे केवल टेलर का सामान मिलेगा, वहाँ पे सब्जी तो नहीं मिलेगी। स्ट्रीट स्टोर यानी कि छोटी मोटी जो दुकान मिलती है गली वली में, वो सारी चीज़ें क्या होती है, सेकंड हैंड गुड शॉप, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होते हैं स्मॉल रिटेलर। स्मॉल रिटेलर, लेकिन इनकी शॉप क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इनकी शॉप क्या होती है, फिक्स्ड। इसी तरीके से लार्ज रिटेलर भी होते हैं। लार्ज, लार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप रिलायंस ट्रेड देख सकते हो, बिग बाजार देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे गुड्स एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन वो उनकी शॉप भी फिक्स्ड होती है और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल नहीं करते, एक दो सेल करते हैं, लेकिन उनके पास जो वैरायटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, मल्टीपल स्टोर हो गया, मेल ऑर्डर हाउस हो गया, या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर हो गया, सुपरमार्केट हो गया, इस टाइप की चीज़ें आपको लार्ज रिटेलर में देखने को मिल जाती है। और लास्ट में आता है लार्ज स्केल रिटेलर। लार्ज स्केल रिटेलर यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं, यही वाला जो हमने पढ़ा है, इस चीज़ को हम और ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। टाइप ऑफ लार्ज रिटेलर, लार्ज रिटेलर टाइप जैसे कि डिपार्टमेंटल, चेन, मल्टीपल, मेल ऑर्डर, कंज्यूमर, सुपरमार्केट, फ्रेंचाइजी, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल का मतलब कैसा होता है, जैसे कि आपके बिग बाजार हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ट्रेड, रिलायंस ट्रेड हो गया, वहाँ पे क्या होता है, गुड्स की बहुत सारी क्वांटिटी होती है, अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, आपको जो चाहिए आप अपनी बकेट में डाल लो, कार्ट में डाल लो और उस चीज़ को रिडीम करा लो या उसका बिल करा लो, उसकी पेमेंट कर दो, उसे घर लेके चले जाओ। तो इस टाइप के डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। इनके फीचर क्या होते हैं, लार्ज स्टोर, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट, हर चीज़ का सेपरेट डिपार्टमेंट। मेडिकल की चाहिए तो मेडिकल वाले में चले जाओ, फुटवेयर चाहिए तो फुटवेयर में चले जाओ, क्लोथ चाहिए तो क्लोथ में चले जाओ, सब्जी चाहिए तो सब्जी में चले जाओ, कॉस्मेटिक चाहिए तो कॉस्मेटिक में चले जाओ। अलग अलग डिपार्टमेंट आपके बने होते हैं। लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी, ये जो सिटी है उसके हार्ट में, यानी कि सिटी के बीचों बीच लोकेट होता है। मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको मैनेज करते हैं और स्टोरेज फैसिलिटी भी इसके अंदर अच्छी खासी होती है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, लार्ज कस्टमर, कस्टमर कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर ये अट्रैक्ट कर सकता है। कन्वीनियंस, कस्टमर को कन्वीनियंस होता है, मोर सर्विस ये दे सकता है, बेनिफिट कस्टमर को देता है, सेल इंक्रीज भी ये करता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इसके डिसएडवांटेज भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, या कोई चोरी कर जाए या कुछ ऐसा कर जाए, पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते आप। मोर कॉस्ट, कॉस्ट इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। मोर चांस ऑफ लॉस, लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फार फ्रॉम होम, होम से बहुत ज़्यादा कभी कभी ये दूर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है चैन स्टोर। चैन स्टोर यानी कि रिटेलर जो होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग जगह पे दुकान खोल लेते हैं। रिटेलर कौन होते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं, लेकिन जब वो चैन बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बेचने लगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं चैन स्टोर। यानी कि ओन्ड बाय सिंगल, एक सिंगल करेगा लेकिन बहुत सारी क्या होंगी, रिटेल शॉप होंगी जिनका कि नेटवर्क बन चुका होगा। इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले लोकेट, पॉपुलर लोकेशन, जो पॉपुलर लोकेशन होगी वहाँ पे ये लोकेट होंगे। इसके बाद गुड्स डिस्पैच, हेड ऑफिस, इनका जो हेड ऑफिस होगा, सबका मालिक एक, यानी कि इनका जो मालिक होगा वो इनको क्या करेगा, गुड्स भेजेगा। इसके बाद ब्रांच मैनेजर, इनके हर ब्रांच पे एक एक मैनेजर रहेगा। ब्रांच कंट्रोल बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस इनको ब्रांच को कंट्रोल करेगा। जैसे कि ये हेड ऑफिस है तो इसको सामान बेचना है, तो ये क्या कर देता है, बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे इस तरीके से बिठा देता है, इस तरीके से बिठा देता है, यही सारी चीज़ें करता है। ठीक है। इसके बाद सेल कैश बेसिस, ये हमेशा कैश में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल नहीं करते। हेड ऑफिस इंस्पेक्टर सुपरविजन, ये जो हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर होता है ये इनका सुपरविजन भी कर देता है। इसके बाद एडवांटेज इनके क्या क्या अच्छी चीज़ होती है, लार्ज प्रोडक्शन ये कर सकते हैं, मिडल मैन अवॉइड हो जाता है, यानी कि जो कमीशन देने की चीज़ है वो नहीं देनी पड़ती, कैश बेसिस पे ये सारी सेल करते हैं, रिस्क की रिड्यूस हो जाता है, लो कॉस्ट में ये प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। प्लेस चेंज, अगर इनकी प्लेसेस चेंज करनी है तो बहुत आसानी से कंपनी कर सकती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि लिमिटेड वैरायटी, वैरायटी कभी कभी लिमिटेड होती है, नो पर्सनल टच कभी कभी इसके अंदर होता है, प्रॉब्लम चेंज इन डिमांड, अगर सपोज चेंज हो गई डिमांड तो इनके जो गुड्स है वो बेकार भी हो सकते हैं। डिले इन डिसीजन, कभी कभी डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। इसके बाद मेल ऑर्डर हाउस, मेल ऑर्डर हाउस यानी कि आप सपोज ऑनलाइन सामान मंगाते होंगे, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेल ऑर्डर हाउस, ये जो कि पोस्टल कम्युनिकेशन के थ्रू आपका आता है। ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आपको मेल रिसीव होती है, उसके बाद क्या करता है, अप्रोचिंग आप कस्टमर को करते हो, रिसीव करते हो ऑर्डर, डिस्पैच करते हो गुड्स, और उसके बाद पेमेंट करता है कस्टमर गुड्स की। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम चाहिए ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए, मिडिल मैन अवॉइड हो जाते हैं, कमिश्नर, देखो अब इसके अंदर क्या था, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, इसके बाद रिटेलर,
इसके बाद कंज्यूमर। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अब ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू हम डायरेक्टली कंज्यूमर को वो कर सकते हैं, तो ये सारे मिडल मैन क्या हो गए, इन सबको हमने अवॉइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद नो बैड डेब्ट। बैड डेब्ट इसका नहीं होता क्योंकि हम जो पेमेंट है वो एडवांस में ले लेते हैं, अमेजोन एडवांस में पेमेंट ले लेता है, तो बैड डेब्ट होता ही नहीं है। मोर रीचेबल, ज़्यादा कंज्यूमर को हम रीच कर सकते हैं। डिलीवरी डोर स्टेप, डोर पे हम डिलीवरी करते हैं, लोगों को बिल्कुल भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। नो पर्सनल, कभी कभी पर्सनल टच नहीं हो पाता, आपको पता भी नहीं आप सामान किससे खरीद ले हो। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। नो अफेक्ट सर्विस, नो आफ्टर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस कुछ भी नहीं होती। इसके बाद नो क्रेडिट, कभी कभी क्रेडिट आपको उधारी पे सामान नहीं मिलता। डिलीवरीज डिले, कभी कभी डिलीवरी डिले हो जाती है। और डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विस, यानी कि आप जो सामान भेजोगे, जिस भी पोस्ट से भेजोगे उसके ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर, ये हो गया पूरा का पूरा फिनिश।